हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 9th की और ये वर्कशीट नंबर 40 है, जिसमें हम लोग नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। और ये चैप्टर लिया गया है लोकतांत्रिक राजनीति से, जिसमें पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं और इन फैसलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्थाएं कौन कौन होती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। कहा जा रहा है हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब कि हमारे यहाँ दो स्तर पर सरकार है। सबसे पहले देख लो कि सबसे ऊपर केंद्र सरकार होता है, ठीक ना। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होता है और उसके बाद राज्य सरकारें होती हैं, ठीक। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के नीचे काम करती है, ठीक ना। ऊपर केंद्र सरकार काम करती है और यह केंद्रीय स्तर पर होती है। और इस केंद्र सरकार के भी में काम करने वाली तीन प्रमुख संस्थाएं होती हैं। एक होती है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, ठीक। तो इस तरह से पूरे देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। हम जानते हैं हमारे यहाँ कितनी राज्य सरकारें हैं, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य सरकारें हैं, ठीक ना। और इन 28 राज्य सरकारों के बीच सबसे ऊपर में केंद्र सरकार है, जो कि केंद्रीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। तो चलिए नेक्स्ट है अब कि आप समझ गए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो विधायिका है और ये विधायिका कानून बनाने वाली है, ये कानून बनाती है, नियम बनाती है, ठीक। और कार्यपालिका कानून का पालन कराने वाली है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का पालन कराती है और ये देश में पूरे देश में इस कानून को लागू करवाती है। और न्यायपालिका कानून की सही समीक्षा करने वाली है। कानून कैसे बना, ठीक ना, कानून सही है या नहीं, इसकी समीक्षा न्यायपालिका करेगी। और कानून का पालन लोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा भी न्यायपालिका करेगी। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका को होता है। तो इस तरह से तीन संस्थाएं हो गई, कानून बनाने वाली विधायिका, कानून का पालन कराने वाली कार्यपालिका और कानून की देखरेख करने वाली न्यायपालिका। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं। अब कहा जा रहा है राजनैतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है हमें, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हमें क्यों है। तो यहाँ यह आपकी वर्कशीट कह रही है कि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। मतलब सरकार लोगों से ही बनी है और उस पर भी ये जिम्मेदारी है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, ये आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ये सारी ये सुविधाएं मुहैया करानी होती है। वह कर मतलब टैक्स इकट्ठा करके, हम लोग टैक्स देते हैं ना, अभी आप लोग कौन सा टैक्स देते हैं, तो जीएसटी, ठीक, जीएसटी टैक्स है। और उसके बाद सर्विस टैक्स भी होता है, सर्विस टैक्स, ठीक, बहुत सारे टैक्स हैं। तो इस तरह से टैक्स इकट्ठा करती है सरकार और टैक्स इकट्ठा करके सेना रखती है, पुलिस रखती है, विकास कार्य पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें, ठीक है। अब कह रहा है कि इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वो होते हैं जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसको हम लोग देश का राजा मानते हैं। एक तरह से यहाँ लिखाया जा रहा है राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी, ठीक। तो ये राष्ट्रपति सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और औपचारिक रूप से होते हैं, इनको मान लिया जाता है, ठीक ना। लेकिन काम कोई और करता है। देखते हैं हम काम कौन करता है सही ढंग से। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। राष्ट्रपति के नाम से भी अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ही करती है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ औपचारिक शब्द का उपयोग किया गया है। औपचारिक इनको औपचारिक प्रधान माना जाता है, लेकिन वास्तविक प्रधान अगर माना जाए तो प्रधानमंत्री ही शासन के वास्तविक प्रधान होते हैं और वो मंत्री परिषद की सहायता से, मंत्रियों की सहायता से पूरे शासन व्यवस्था को चलाते हैं, पूरे शासन व्यवस्था के प्रधान होते हैं। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है प्रधानमंत्री, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, इस बात की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है संसद। तो आप देख लीजिए संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
को मिलाकर बनती है। जो संसद जो है, मान लीजिए ये जो संसद है, तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें आपके प्रेसिडेंट होंगे, इसमें लोकसभा मतलब लोकसभा को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, तो ये प्रेसिडेंट हो गए, ये पार्लियामेंट हो गए। और राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, ठीक ना। तो ये राज्यसभा हाई सदन हो गया, तो मतलब लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, ठीक, क्या बनता है? संसद बनता है। और पूरे संसद का निर्माण इन तीन, संसद का मतलब हम वो जो गोला वाला जो संसद भवन है, हम उसको नहीं समझेंगे। आप देखते हैं ना टीवी पर ये वाला गोला वाला भवन आता है, जिसके चारों तरफ खंबा ही खंबा दिखाई देता है, ठीक ना। तो संसद का मतलब ये संसद नहीं, संसद का मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, ये तीनों मिल करके संसद बनते हैं। और राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति ना लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तभी कोई बिल बनता है, कोई विधेयक या कोई कानून बनकर तैयार होता है। अब हमको देखना है लोकसभा और राज्यसभा, दो सभाएं हैं संसद केंद्र में, तो इन दोनों में कौन किस स्थिति में है और किसको ज़्यादा प्राथमिकताएं मिली हुई हैं, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को भी हमें देखना है। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक ना, राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। मतलब कि राज्य के संबंध में राज्यसभा के पास ज़्यादा अधिकार है, मतलब स्टेट्स आप समझ रहे हैं ना, 28 स्टेट्स हैं भारत में, तो इसके संबंध में अगर कोई बात है तो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके बाद बाकी के अन्य कामों में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। किसी भी कानून को, कहा जा रहा है किसी भी कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह लोकसभा महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरा है पैसे के मामलों में, पैसा का जो मामला होता है, पैसा से संबंधित कोई भी कानून होता है तो उसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं या फिर वित्त विधेयक बोलते हैं, ठीक ना। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में हमारे संसद के अनुच्छेद 110 में ये वर्णन किया गया कि लोकसभा ही महत्वपूर्ण होगा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या न माने। राज्यसभा जो सुझाव देगी धन विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में, पैसों के मामले में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा के लिए बाध्यकारी होगा कि उसको माने ही, उसकी मर्जी पर है, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। अब नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। पूरा मंत्री परिषद जो देश चलाता है, कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक ना, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो लोकसभा नियंत्रित करता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। राज्यसभा में बहुमत हासिल होने से कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत हासिल हो वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य, मान लो 540 सदस्य अगर लोकसभा में हैं तो 225 सदस्य अगर कह दें, ठीक ना, आधा से ज़्यादा हो गया ना, आधा हो गया 220 और 5 ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 225 सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन सभी बातों से हमें लगता है कि लोकसभा को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया है, काफ़ी महत्व का बनाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत स्थान रखता है। तो बच्चों इसके साथ आपके 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर भी हम कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान प्रश्न हैं और ये इसी वर्कशीट से लिए गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ, ठीक। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है?
इसका उत्तर है लोकतंत्र ठीक से काम कर सके, नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें, इसके लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है, संस्थाओं के प्रमुख अपने निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद। यह सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए? तो इसका उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, किसी भी कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। और दूसरा है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा महत्व प्राप्त है जबकि राज्यसभा को नहीं। और तीसरा है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है जबकि राज्यसभा नहीं। चौथा है, लोकसभा से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है और राज्यसभा से नहीं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।